हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में आपका स्वागत है। 67 बीपीएससी तथा सीडीपीओ के जो प्रारंभिक परीक्षा है वो मई 2022 में प्रस्तावित है। इसी को ध्यान में रखकर बिहार स्पेशल के अंतर्गत आज मैं आपके साथ बिहार के पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन अर्थात बिहार के जो इन्वायरमेंट कैसा है, इस पर क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ रहा है तथा इस क्लाइमेट चेंज को डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू कैसे मैनेज किया जा रहा है, इन सभी बातों को ब्रीफ में मैं आपके साथ आज डिस्कशन करूंगा। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन तथा आपदा प्रबंधन बीपीएससी तथा सीडीपीओ के प्रारंभिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे एक या दो प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। बिहार जैसी अर्थव्यवस्था में उच्च तथा टिकाऊ आर्थिक विकास हासिल करना, भूख गरीबी तथा असमानता समाप्त करना बिहार के पूर्व शर्त है। इसीलिए विकास को टिकाऊ बनाने के लिए वृद्धि संबंधी नीतियों और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन दोनों क्षेत्रों में एक साथ काम किए जाने की आवश्यकता है। चूंकि अधिकांश आबादी फसल, पशुधन, वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन, मत्स्य पालन एवं जल कृषि जैसे प्राकृतिक क्षेत्र पर निर्भर है, इसलिए राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए जलवायु संबंधी अनुकूल स्थितियां होना काफी आवश्यक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन में जो बिहार में जो जलवायु परिवर्तन जो सबसे ज़्यादा संभावित है वो है बाढ़, सूखा, भूकंप, तेज हवा, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से अत्यंत असुरक्षित है। तो बिहार का जो जलवायु है मुख्यतः उपोष्ण है। आपको याद रखने की आवश्यकता इसमें पूछा सकता है, मुख्यतः उपोष्ण है। जो सबसे अधिक जो गर्मी पड़ती है वो मार्च से मई माह तक, सबसे जो ठंड ज़्यादा पड़ती है वो दिसंबर से जनवरी के बीच में पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए जलवायु संबंधी अनुकूल परिस्थिति काफी ज्यादा आवश्यक है। अब हम वर्षा देखते हैं कि सबसे ज्यादा वर्षा बिहार में कब होता है। तो वर्ष 2020 में जो सबसे अधिक जो वर्षा हुआ 1395 मिलीमीटर हुआ है। लेकिन राज्य का जो औसत अगर हम लोग देखते हैं पिछले एक दशक में, तो वहाँ लगभग 1012 मिलीमीटर आता है। सबसे जो अधिक वर्षा होता है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है, जो कि 83.7%, जो कि मुख्यतः जो होता है जून से सितंबर माह के बीच में, जून से सितंबर के बीच में ये होता है। ये जो उत्तर पश्चिमी मानसून से लगभग 16.3% वर्षा होता है। ये अधिकांश जो बारिश होता है वो जाड़ा तथा गर्मी के मौसम में। ये जो होता है बरसात के मौसम में दक्षिण पश्चिम मानसून से तथा जाड़ा तथा गर्मी में उत्तर पश्चिम मानसून से होता है वर्षा। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होता है। आपको याद रखने की आवश्यकता है, इस क्वेश्चन पूछा सकते हैं। 2765 मिलीमीटर वर्षा होता है। उसके बाद सुपौल का पोजिशन आता है 1953 मिलीमीटर। उसके बाद पश्चिम चंपारण का जो कि 1920 मिलीमीटर वर्षा होता है। तो अगर इसी क्रोनोलॉजी में पूछा सकता है तो सबसे अधिक किशनगंज, उसके बाद सुपौल, उसके बाद पश्चिम चंपारण का पोजीशन आता है। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? तो सबसे कम वर्षा अर्बन में होता है, ओनली 769 मिलीमीटर। अब तापमान की बात करते हैं, तो जब से ग्लोबल वार्मिंग आया है तब से वायुमंडल का तापमान हमेशा बढ़ता रहा है, जो कि बिहार के जो मौसम और जलवायु परिवर्तन को काफी हद तक प्रभावित किया है। मौसम के जो अधिकांश असमान जो पैटर्न होते हैं उससे कृषि उत्पादन तथा फसल की उत्पादकता प्रभावित होती है, क्योंकि बिहार में अधिकांश जो क्षेत्र है वो सिंचाई के लिए वर्षा पे ही निर्भर होते हैं। तो इसलिए तापमान काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहार के क्लाइमेट के लिए। अगर पिछले एक दशक में हम लोग देखते हैं तो जो औसत तापमान है वो 23.5 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे अधिक इस दशक का हम लोग देखते हैं, इस दशक का सबसे अधिक जो टेम्परेचर है 2012-13 में नोट किया गया था 46.4 डिग्री सेल्सियस। सबसे कम जो इस दशक में नोट किया गया था वो 2013-14 में है 1.1 डिग्री सेल्सियस। तो ये थोड़ा आपको याद रखने की आवश्यकता है, इससे क्वेश्चन हो सकता है पूछे जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि वन जो रिसोर्सेस के रूप में है उसका हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो वन होता है वो मृदा संरक्षण, काष्ठ उत्पादकों के लिए लकड़ी उपलब्ध कराता है।
प्राइमरी सेक्टर के लिए वो रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है। बिहार है जो पर्णपाती साल वनों के लिए, आप लोग याद रखने में सकता है, पर्णपाती साल वनों के लिए काफ़ी समृद्ध है, जो कि मुख्यतः रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर, बांका और गया जैसे दक्षिणी जिलों में। मुख्यतः जो पर्णपाती जो साल वन होते हैं वो दक्षिणी जिलों में ही पाए जाते हैं। उत्तरी मैदान में हम लोग देखते हैं तो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो कि मुख्यतः पश्चिम चंपारण जिले में अवस्थित है। अगर वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन में हम लोग देखते हैं राज्य सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान है, तो 1.5 पर लगभग 1.5% है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जिसको हम लोग बोलते हैं, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में 1.5% का योगदान ये देता है। अब हम लोग वन छादन पे हम लोग देखते हैं, तो वन छादन कहेंगे कि इसको तो लगभग 10% से अधिक जो शिखर घनत्व होते हैं तथा 1 हेक्टेयर से अधिक पे जो वन पाए जाते हैं उसको हम लोग वन छादन के रूप में कहेंगे। वन छादन तथा वृक्ष आच्छादन, वृक्षाच्छादन 2 टर्म है। तो IFSL का रिपोर्ट में हम लोग देखते हैं जो कि 2 वर्षों पे एक बार जारी होता है। तो 2021 में जो रिपोर्ट जो आया है उसमें राज्य के कुल जो क्षेत्रफल है उसमें वनाच्छादन तथा वृक्षाच्छादन का जो टोटल जो रेशियो है तो उत्तर अनुपात है 10.3%। इसका कुल क्षेत्रफल हम लोग देखते हैं कि 9,772 वर्ग किलोमीटर पे वन भी है और तथा वृक्ष भी है। वैसे क्षेत्रों को उसमें शामिल किया गया है जो कि 10% से अधिक सघन हो तथा 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर हो। तो ये 2 क्राइटेरिया इसमें रखा गया था, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग देखते हैं कि दो साल पे एक बार आता है तो इसको हम लोग कितना प्रोग्रेस हुआ, तो IFSR 2019 के रिपोर्ट हम लोग देखते हैं तो वृक्षाच्छादन तथा वनाच्छादन का कुल जो अनुपात था वो था 9.9%। जो टोटल एरिया था वो था 9309। तो ये हम लोग देखते हैं कि 9.9 से 10.3 हो गया है तथा एरिया वाइज में हम लोग देखते हैं तो 9,309 से 9,772 वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो ये थोड़ा परिवर्तन 2 साल में आया है। एरिया वाइज हम लोग देखते हैं तो इस एरिया वाइज परसेंटेज वाइज दोनों में वृद्धि हुई है। अब सबसे अधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सबसे अधिक जो बिहार में वन पाए जाते हैं जो कि कैमूर है। फर्स्ट पोजीशन पे कैमूर है, दूसरा में पश्चिम चंपारण तथा तीसरा में रोहतास है। तो एरिया वाइज भी हम लोग देखते हैं कैमूर में 1,051 वर्ग किलोमीटर, पश्चिम चंपारण में 903 तथा रोहतास में 669 वर्ग किलोमीटर पे वन पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा क्रोनोलॉजी आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन इससे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो शिखर सघनता होती है, अगर 10% से अधिक जो एरिया हो फसल सघनता हो 10% से अधिक जो शिखर सघनता होती है, शिखर सघनता होती है उसको हम लोग वनाच्छादन तथा वृक्षाच्छादन के अंतर्गत हम लोग लाते हैं। तो इसी आधार पे हम लोग देखते हैं कि जो 70% से अधिक जो एरिया है, 70% से अधिक जो शिखर सघन है उसको हम लोग अति सघन वन कहेंगे। 40 से 70% के अंतर्गत हम लोग मध्यम सघन वन कहेंगे तथा 10 से 40% के अधिक को खुले वन हम लोग कहेंगे। तो एरिया वाइज भी हम लोग देखते हैं सबसे अधिक जो है, अगर एरिया वाइज हम लोग देखते हैं यहाँ पे तो ये खुले वन का जो पोजीशन है 3,762 वर्ग किलोमीटर जो सबसे अधिक है। मध्यम वर्ग में हम लोग देखते हैं तो 3,286 वर्ग किलोमीटर, और जो अति सघन वन हम लोग देखते हैं इसको एरिया सबसे कम है 333 वर्ग किलोमीटर। इसमें भी अति सघन वन जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो है, सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो है पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं 333 जो वर्ग किलोमीटर टोटल एरिया है उसमें से 249 वर्ग किलोमीटर इसी में पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। जो खुले वन का एरिया हम लोग देखते हैं तो सबसे जो ज्यादा होता है वो कैमूर में है। कैमूर में जो एरिया है 531 वर्ग किलोमीटर। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है जिसको कि आपको समझने की आवश्यकता है। 70% से अधिक जो होगा अति सघन वन, सबसे अधिक जो पाया जाता है वो पश्चिम चंपारण में 249 वर्ग किलोमीटर,
और जो 40 से 70% मध्यम सघन वन है, जो कि हम लोग देखते हैं कि उत्तरी बिहार की अपेक्षा दक्षिणी बिहार में सबसे अधिक मध्यम सघन वन पाया जाता है। इसके अलावा 10 से 40% के अंदर जिसको हम लोग खुले वन कहेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा कैमूर में पाया जाता है 531 वर्ग किलोमीटर। तो कुछ डेटा है जो कि आपको याद रखिए। अब कुछ महत्वपूर्ण कार्य पहल है जो कि वृक्ष अब वन को बढ़ाए जाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। ये है हरियाली मिशन। हरियाली मिशन में हम लोग देखते हैं कि जो कृषि वानिकी कार्यक्रम के अंतर्गत 21 लाख पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो फलदार और इमारती लकड़ी है, इसके अतिरिक्त है 25.6 लाख पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना, मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजना के अंतर्गत 365 पौधशालाएं लगाई गई है, जिसमें कि इसके अलावा 73 लाख पौधे किसानों को अन्य पौधशालाएं में लगाए गए हैं। तो ये कुछ डेटा है जो कि बिहार सरकार के द्वारा वृक्ष एवं वन को बढ़ाए जाने के लिए किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, इसके तहत बांका, मुंगेर तथा रोहतास जिले में 2019-20 में लगभग 1000 हेक्टेयर पे 6.95 लाख लगभग 7 लाख पौधे लगाए गए हैं। नमामि गंगे जो योजना है उसके अंतर्गत गंगा एवं सहायक उसकी जो नदियां हैं उसमें 18 वन प्रमंडल के अंतर्गत बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है। नम भूमि जो वेटलैंड लैंड ही हम लोग बोलेंगे, तो 2020 में बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड का गठन किया गया है। 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले लगभग 28 वेटलैंड लैंड को समेकित प्रबंधन करने के लिए चिन्हित किया गया है। अभी हम लोग देखते हैं कि बेगूसराय में जो कांबर तार जो आर्द्र भूमि है उसको बिहार राज्य का पहला वेटलैंड लैंड तथा देश का 38वां वेटलैंड लैंड घोषित किया गया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बिहार बेगूसराय का कांवर ताल जो झील है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। जल जीवन हरियाली कार्यक्रम में हम लोग देखते हैं कि 3,92,00,000 पौधे लगाए गए हैं, जो कि टारगेट जो रखा गया था उससे काफी अधिक है। टारगेट जो रखा गया था वो मात्र था 2.51 करोड़ पौधे लगाए जाने हैं, लेकिन उसके काफी ज्यादा लगभग इससे लगभग 1.5 करोड़ ज्यादा 3.92 करोड़ पौधे ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन से वन जीवों के जीवन एवं पर्यावास को काफी अधिक प्रभावित किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार के द्वारा जैव विविधता तथा वन जीव की रक्षा के लिए काफी उपाय किया गया। इसी में हम लोग देखते हैं कि वन जीव अभयारण्य काफी क्षेत्रों का घोषित किया गया है। वाल्मीकि वन जीव जो उद्यान है वो बेतिया में है। इसी के तहत जो डोक टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि नगर में पश्चिम चंपारण में वो भी अवस्थित है। भीमबांध वनजीव पर अभयारण्य जो कि मुंगेर में है। उदयपुर वनजीव अभयारण्य जो कि बेतिया पश्चिम चंपारण में है, तथा कैमूर वनजीव अभयारण्य जो कि कैमूर और रोहतास में है। एरिया वाइज देखते हैं तो सबसे अधिक जो एरिया है वो कैमूर वनजीव अभयारण्य का है, सबसे बड़ा है वो। अब राजगीर में नेचर सफारी बनाया गया है। इसका उद्घाटन हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। तो एक क्या है कि 100 एकड़ से अधिक जो वन क्षेत्र है उसमें नेचर सफारी बनाया गया है, जिसका बड़ा हिस्सा बच्चों की गतिविधियों, मनोरंजन और खेलों के लिए रखा गया है। इसमें ग्लास स्काई वॉक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि काफी टूरिस्ट को राजगीर की ओर आकर्षित कर रहा है। एक कैंटिलीवर संरचना पे आधारित है। कैंटिलीवर संरचना में होता क्या कि एक छोर पे नदी घाटी होती है तो दूसरे छोर पे पहाड़ होता है। तो इसी के कैंटिलीवर संरचना पे ही ग्लास स्काई वॉक बनाया गया है। नेचर सफारी में हम लोग देखते हैं कि जो जीप लाइन है, फ्लाइंग फॉक्स है, जीप बाइक है, रॉक क्लाइंबिंग है, राइफल शूटिंग है, तीरंदाजी जैसे खेलों को भी इसमें मनोरंजन के लिए शामिल किया गया है। नेचर सफारी में सब कुछ वहाँ पे आपको उपलब्ध मिलेगा। इसके अलावा जू सफारी है। तो जू सफारी में हम लोग देखते हैं कि एक 191 हेक्टेयर जमीन पे फैला हुआ है। यह बिहार का पहला जू सफारी है, जहाँ जंगली पशु में भालू, तेंदुआ, बाघ और शेर को
रखा गया है। यहाँ पे जू सफारी एक ऐसी अवधारणा है जिसमें जंगली जानवरों को प्राकृतिक पर्यावरण में रखा जाता है और पर्यटक उन्हें सुरक्षित और बंद वाहन में के जरिए देख सकते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो टाइगर रिजर्व है या कहीं और जो सब काफ़ी अन्य जो वन्यजीव अभयारण्य है वहाँ पे जू सफारी की अवधारणा विकसित किया गया। इसी को ध्यान में रखते राजगीर में पहला जू सफारी रखा गया जहाँ पे टूरिस्ट हैं जो अपने बंद वाहन में जो जीप के जरिए वहाँ पे जंगली जानवर को प्राकृतिक पर्यावरण में देख सकते हैं। इसके दो पार्ट है, एक तो है एक पार्ट में है कि वन जीवों के बारे एवं अनगत अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा में है कि स्वागत एवं उन्मुखीकरण क्षेत्र है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ये वन्यजीव संरक्षण के लिए क्या क्या गतिविधियां बिहार सरकार के द्वारा किया गया, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो जमुई के झाझा में अवस्थित नागी और कटकी अभयारण्य जो कि एक दूसरे से 5 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, यहाँ पे राज्य का पहला पक्षी उत्सव जिसको करलब कहेंगे वो आयोजित किया गया है। ये इसका मुख्य पक्षी उत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पक्षी संरक्षण के मुद्दे पर बल देना, लोगों को भी जागरूकता पैदा करना पक्षी संरक्षण के लिए। पटना विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। इसका मुख्य काम है कि जो डॉल्फिन की जो अनुवांशिकी है उस पर अनुसंधान करने की बात कही गई है। जमुई जिला में महावीर जैव विविधता पार्क विकसित किया गया। तो ये कुछ डेटा है जो कि आपको याद रखिए। अब पर्यावरण प्रदूषण पे हम लोग देखते हैं, तो पर्यावरण प्रदूषण में हम लोग देखते हैं कि बिहार में जो 38 जिला है, 38 जिला में से 31 जिला का जो भूमि जल है वो प्रदूषित है। हम लोग 38 जिलों में देखते हैं तो 14 जिले जो है आर्सेनिक से प्रभावित हैं, 11 जिले आयरन से प्रभावित हैं तथा जो 11 अन्य जिले हैं वो फ्लोराइड से प्रभावित है। ये अशुद्ध रूप से जल के सेवन से की अनेक बीमारियां लोगों के बीच में पैदा हो रही है। इसके अलावा वायु प्रदूषण के क्षेत्र में हम लोग देखते हैं तो 24 वायु अनुसरवन केंद्र ऑलरेडी स्थापित किए जा चुके हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के अंतर्गत 50 माइक्रोन से कम मोटी प्लास्टिक सामग्रियां प्रतिबंधित है। ऐसे सामानों में हम लोग देखते हैं कैरी बैग, प्लास्टिक सीट, तो ऐसे तह वाली जो पैकिंग के लिए जो प्लास्टिक सीट से जो बने होते हैं सभी को प्रतिबंधित किया गया है। अब पर्यावरण प्रदूषण को हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख पहल जो बिहार सरकार के द्वारा किया गया। तो परिवहन डिपार्टमेंट के अंतर्गत 25 विद्युत बस की खरीदी की गई है। 25 जो अन्य जो विद्युत बस को खरीदने की प्रक्रिया की जा रही है। नवंबर 2019 से पूरे राज्य में 15 वर्ष से अधिक जो पुराने वाहन होंगे उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा बिहार जो स्वच्छतर ईंधन नीति 2019 के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अगर आपके पास तिपहिया मौजूदा वाहन है तो उसको बदलकर अगर सीएनजी वाहन लेते हैं तो 40,000 तक एक मुफ्त वाहन सब्सिडी मिलेगी। तिपहिया वाहन में अगर सीएनजी किट लगाते हैं तो 20,000 रुपया सब्सिडी मिलेगी। इसके अलावा पुराने तिपहिया को बेचकर नए वाहन लेते हैं तो 25,000 रुपये का सब्सिडी मिलेगी। तो ये कुछ प्रमुख पहल है जो कि बिहार सरकार के द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के वायु प्रदूषण के तहत लाभ प्रदान करने के लिए लोग को सब्सिडी दी जा रही है ताकि वो सीएनजी तथा विद्युत जो वाहन है उसकी ओर आकर्षित हो। अब आपदा प्रबंधन में हम लोग देखते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, काफी ब्रीफ में यहाँ पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। इसका डिटेल जो होगा मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बिहार में जो आपदा प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के लिहाज से देश के सबसे संवेदनशील राज्यों में से एक है। यहाँ पे बाढ़, सूखा, आगजनी, बिजली से मरने वालों की संख्या काफी अधिक होता है। भूकंप से भी काफी प्रभावित संवेदनशील राज्यों में से बिहार एक है। तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप जो 15 वर्षों के लिए रोडमैप है वो बिहार के द्वारा बनाया गया है। ये बिहार फर्स्ट स्टेट है जो कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अगले 15 वर्षों में क्या किया जाना है उसका रोडमैप बनाया है। ये रोडमैप में हम लोग देखते हैं कि समुदाय कम्युनिटी बेस्ड दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है क्योंकि कहीं भी आपदा आते हैं तो सबसे पहले कम्युनिटी लोकल लोग होते हैं वही सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर कम्युनिटी सेंट्रल दृष्टिकोण इसमें अपनाया गया है। 12 सूखा से निपटने के लिए यहाँ पे जल संरक्षण वाटर कंजर्वेशन पे का उपाय किया गया है। हम लोग वित्तीय वर्ष 2021 में देखते हैं तो बाढ़ से लगभग 19 जिले प्रभावित होते हैं। ऑलमोस्ट हर एक वर्ष प्रभावित होते हैं, खासकर जो उत्तर बिहार के जो जिले हैं तथा दक्षिण बिहार के जो जिले हैं वो मुख्यतः सूखा से प्रभावित होते हैं। आपदा के समय हम लोग देखते हैं कि जो
कम्युनिकेशन काफ़ी प्रभावित होता है। इसी कारण बिहार सरकार द्वारा 8080 सेटेलाइट फ़ोन लिया गया, जिसको आईसेट फोन 2 कहेंगे, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा खरीदा गया है ताकि आपदा के समय भी जो कम्युनिकेशन हो वो बरकरार रहे। यहाँ पे बिजली गिरने में हम लोग देखते हैं कि जो बाढ़ से जितने लोगों की मृत्यु होती है उससे अधिक मृत्यु बिजली गिरने से होती है। इसी कारण एक मोबाइल ऐप इंद्रवज् डेवलप किया गया है, जिसकी अगर बिजली गिरने की अगर कहीं पे संभावना है तो 20 किलोमीटर के दायरे में बिजली गिरने के कम से कम 40 मिनट पूर्व लोगों को एसएमएस, व्हाट्सएप एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उनको जागरूक किया जाएगा ताकि वो सुरक्षित स्थान पे जा सकें। तो हम समझते हैं कि पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित जो एक टॉपिक मैंने आपके साथ चर्चा किया है वो आने वाले जो एग्जाम है, प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर बेल बटन को क्लिक करना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तथा अब तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब